Hello everyone, welcome to Law Prep Judiciary. My name is Paridhi Srivastav and I hope you all are doing good. So आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच का रिलेशन. सो फंडामेंटल राइट ऑन वन हैंड कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कि बेसिक राइट्स होते हैं और मैंडेटरी होते हैं. ऑन दी अदर हैंड डीपीएसपी के जब हम बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं जो कि स्टेट को अपने लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व करनी होती हैं. आज के हमारे टॉपिक में हम समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस दोनों के कंपैरिजन में कौन प्रिवेल करता है. हमें ये तो पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो इन्फोर्सिबल होते हैं, पर डीपीएसपीस इन्फोर्सिबल नहीं होते. तो क्या डीपीएसपीस के सिर्फ इन्फोर्सिबल ना होने से उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है? आज इसी रिलेशन को हम हमारी क्लास के थ्रू समझेंगे. ओके, टू बिगिन विद द क्लास हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और डीपीएसपीस क्या होते हैं. सो एज वी ऑल नो, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बेसिक राइट्स होते हैं जो कि सारे ही इंडिविजुअल्स को दिए जाते हैं. अब फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो राइट होते हैं जिसके बेसिस पे या फिर जिसकी हेल्प लेके कोई भी इंडिविजुअल ग्रो करता है. एंड वी ऑल नो कि जब किसी भी कंट्री का कोई सिटीजन ग्रो करेगा तभी ही वो कंट्री ग्रो कर पाएगी. इसलिए फंडामेंटल राइट्स हर इंडिविजुअल को ऐसे राइट्स प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सके. नाउ so fundamental rights are basic rights which are provided in the constitution for the development of the people of the country. Okay, so लोगों की डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये मैंडेटरी राइट्स हैं. दैट मीन्स स्टेट को ये राइट्स प्रोवाइड करने ही पड़ेंगे. एंड अगर ये राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए तो इसका इन्फोर्समेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगा आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट द्वारा आर्टिकल 226 में. नाउ मूविंग अहेड, जस्ट वन सेकेंड. Fundamental rights are given under the Part 3 of the Indian Constitution from Article 12 to Article 35. Then these rights are included in the Constitution because they are considered to be essential for the development of each and every individual. As I just said कि फंडामेंटल राइट्स हर इंसान के डेवलपमेंट में हेल्प करता है. हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. सो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर क्या है? According to doctrine of waiver, no person can waive off his fundamental rights. एंड ये राइट हम क्यों नहीं देते हैं किसी पर्सन को कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ करे, जिससे कि वो इंसान ग्रो कर सके, डेवलप कर सके ना. सो ये वो राइट्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड पीपल ऑफ ऑल रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स हैव बीन given the right to move the Supreme Court or the High Court. Supreme Court, as I said, under Article 32 and High Court under Article 226 for the enforcement of these rights. अब सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की पावर है, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है. सुप्रीम कोर्ट के पास जो राइट्स इन्फोर्स करने की पावर है अंडर आर्टिकल 32, ये सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है. ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट की जो पावर है इन्फोर्समेंट की, वो फंडामेंटल राइट्स के लिए भी है और वो लीगल राइट्स के लिए भी है. लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमको किसी एक्ट द्वारा, किसी प्रोविजन द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल सीपीसी में, सीआरपीसी में काफ़ी सारे प्रोविजन अरेस्ट से रिलेटेड, वुमेन के अरेस्ट से रिलेटेड बने हुए हैं, तो ये उनके लीगल राइट्स हैं. ओके, सो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हमने पढ़ा, कुछ बेसिक से राइट्स होते हैं जो कि हर इंसान को मैंडेटरीली दिए जाते हैं जिससे कि वो डेवलप कर सके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो डीपीएसपीस क्या होते हैं? नाउ डीपीएसपीस, सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जैसे कि इसके नेम में प्रिंसिपल्स यूज किए गए हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसका मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो कि स्टेट को दी जाती हैं. और ये गाइडलाइंस स्टेट को क्यों दी जाती हैं? सो दैट स्टेट अपनी पॉलिसी मेकिंग में इन गाइडलाइंस को इंक्लूड कर सके. So, DPSP are the directions. Is it not working? Yeah. Are the directions which are given by the Constitution to the state for making its external and internal policies. तो state की जो भी external policies हैं, state की जो भी internal policies हैं, उन policies को बनाने के लिए DPSPs as a guideline act करती हैं. Then
They are not mandatory, as I said, they are not mandatory but only discretionary. इसका मतलब ये है कि किसी भी स्टेट के ऊपर ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको डीपीएसपी के लिए लॉज बनाने ही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिस्क्रिशनरी राइट, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी देता है स्टेट को. देन डीपीएसपी आर द गाइडलाइंस given to the state to make such laws which enhance the welfare of people. So when we talk about DPSPs का जो पर्पस होता है वो ये होता है लोगों का वेलफेयर ऑफ द पीपल. एज वी ऑल नो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दोनों ही मतलब फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस दोनों ही लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं. पर डीपीएसपीस कुछ ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं स्टेट को जिसको यूज़ करके स्टेट अपने लॉज बनाते हैं. नाउ Constitution of India laid down certain directive principles of state policy which are fundamental in the governance of the nation. Okay, so DPSP helps in the governance of the nation and it is the duty of each Indian state to apply these principles while making laws, as these constitute a very comprehensive social, economic and political program for a modern welfare state. Okay, as I said, it is a duty of a state, not a liability. Okay, then what is the difference between a duty and a liability? In duty, the state is not bound. It is only a duty. Okay, जब liability के बारे में हम बात करते हैं, so liability के केस में liability bound करती है state को, इसलिए हमने यहाँ पे word duty use किया है and not liability. Okay, now these principles emphasize that the state shall try to promote the welfare of the people by providing them basic facilities like shelter, food, clothing. ओके, सो एज हमने पढ़ा कि डीपीएसपीज जो होती हैं वो बेसिक गाइडलाइंस होती हैं जो कि स्टेट यूज़ करता है अपनी पॉलिसी मेकिंग में लोगों के वेलफेयर के लिए. नाउ लेट अस मूव अहेड. नाउ वी कम टू रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो जब हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास सीरीज ऑफ केसेस आते हैं. कुछ स्लाइड्स में हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगे उसमें हम कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं जिसमें टाइमली फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात की गई थी. कभी ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन्फोर्सेबल होते हैं और कभी ये कहा गया था कि डीपीएसपीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स सी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों में से कौन प्रिवेल करता है. सो इस सीरीज ऑफ केस में हमारे पास जो फर्स्ट केस है दैट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन 1951. नाउ इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो प्रिवेल करते हैं ओवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और इनका रीज़न ये था कि फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सिबल नहीं होती. इस बेसिस पे 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुराईराजन में इट वाज हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपीस. The second case in this series is State of Bihar versus कामेश्वर सिंह 1952. इस केस में द फोकस वॉज ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. जो पहले वाला केस में उसमें हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी. इस केस में डीपीएसपीस को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई एंड इट वॉज हेल्ड दैट फॉर द पब्लिक पर्पसेस एंड वेलफेयर जमींदारी सिस्टम कैन बी अबॉलिश्ड. सो जो केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, दिस केस डेल्ट विद जमींदारी सिस्टम. अब क्योंकि उस टाइम ज़मींदारी सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा था तो इस केस से रिलेटेड डीपीएसपीस के थ्रू ये हेल्ड हुआ था कि ज़मींदारी सिस्टम जो सिस्टम चल रहा था उस टाइम उसको हम अबॉलिश कर सकते हैं. सो इट वाज हेल्ड दैट फॉर द पब्लिक पर्पसेस ज़मींदारी सिस्टम कैन बी अबॉलिश्ड. इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल 39. ओके, सो अब हम देखते हैं आर्टिकल 39 क्या है. अब आगे आने वाले जो केसेस हैं उसमें हम बार बार आर्टिकल 39 के क्लॉज बी एंड क्लॉज सी के बारे में पढ़ेंगे. तो इससे पहले हम आगे के केसेस पे बढ़े, हम आर्टिकल 39 देख लेते हैं. सो व्हाट इज आर्टिकल 39? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट. द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग व्हाट दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज of the community are so distributed as best to subserve the common good. Then C, that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production
टू द कॉमन डेट्रीमेंट। ओके, सो ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो उसके लिए पॉलिसीज़ बता रहे हैं। उसके अलावा रिसोर्सेज इस तरीके से रखी जाएं कि वो सबके गुड के लिए हों। ये बेसिकली हम जनरली देखें तो इस बारे में ये डील करता है। बाकी सारी जो क्लॉजेज हैं वो इस स्लाइड हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमको ये आर्टिकल देखना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे हम क्लॉज बी एंड क्लॉज सी के बारे में बार बार बात करेंगे। Okay, now in Re Kerala Education Bill 1953. Now here it was held, Supreme Court in this case confirmed the earlier case, and it was held that DPSPs does not prevail over the fundamental rights. So इस केस में ये बोला गया था कि DPSPs फंडामेंटल राइट को प्रिवेल तो नहीं करेंगी, लेकिन स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट जब हम डिस्कस करेंगे तो DPSP को अवॉइड नहीं किया जा सकता। दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट तो है और डीपीएसपीस फंडामेंटल राइट पे प्रिवेल भी नहीं करेंगी, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि डीपीएसपीस की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब डीपीएसपी को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपीस विल नॉट प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट्स, बट डीपीएसपी कैन नॉट बी अवॉइडेड। Then moving ahead, 25th Amendment 1971. In this case, much importance was given to DPSPs and it was said that state can make any law for the enforcement of DPSP. So इस अमेंडमेंट में ये कहा गया था that DPSP के enforcement के लिए हम कोई सा भी एक्ट कोई सा भी लॉ बना सकते हैं, और अगर कोई ऐसा प्रोविजन जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को वॉयलेट भी करता है तो वो गलत नहीं होगा। दैट इज yes, much importance was given to DPSPs and it was said that state can make any law for the enforcement of DPSP if the law made by the enforcement of directive principles of state policy violates Article 14 and 19, still such law will be constitutional. That means कि अगर DPSPs के enforcement के लिए कोई law बनाया जाता है और वो law Article 14 और Article 19 को violate भी करता है तो भी वो law unconstitutional नहीं होगा। Article 39C was added and it gave powers to the parliament to make laws to give effect to 39B and 39C. ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे DPSPs को फंडामेंटल राइट से थोड़ी ज़्यादा पावर दे दी क्योंकि हम DPSP के इन्फोर्समेंट के लिए फंडामेंटल राइट को भी वॉयलेट करने के लिए रेडी हो गए थे इस अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, सो 25th अमेंडमेंट एक्ट में DPSP प्रिवेल करने था फंडामेंटल राइट्स पे। इन द नेक्स्ट केस, केशवानंद भारती case 1973, Supreme Court held that fundamental rights and directive principles of state policies are supplementary towards each another. Okay, this case is important for pre-perspective क्योंकि इस केस में it was held कि fundamental rights और DPSPs एक दूसरे पे prevail नहीं करते हैं but एक दूसरे के supplementary चलते हैं। Both are the conscience of the constitution and does not prevail over each other. सो अभी तक के हमने जो केसेस देखे थे उसमें हमने देखा था स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल कर रहे थे, देन डीपीएसपी पे फोकस आया, देन फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल कर रहे थे, देन फिर 25th अमेंडमेंट में डीपीएसपी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। बट उसके बाद केशवानंद भारती केस में ये हेल्ड हो गया था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों ही सप्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे पर प्रिवेल नहीं करते हैं। आफ्टर दैट 42nd Amendment 1976 में scope of Article 39C was extended and it was said that any law can be made to enforce directive principles of state policy. Such law will be valid even if it violates the fundamental right. It means कि DPSPs की enforcement के लिए कोई भी लॉ बनाया जा सकता है और वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट भी कर सकता है। दैट मीन्स डीपीएसपी विल प्रिवेल ओवर द फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी के एनफोर्समेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जा सकता है, ऐसा 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था। Therefore, DPSPs will prevail over the fundamental rights and any law made by the state to enforce the DPSPs cannot be challenged. It means कि DPSPs को इफेक्ट देने के लिए, इन्फोर्समेंट देने के लिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इस तरीके के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जा सकता है। अब इस अमेंडमेंट के रिप्लाई में मिनर्वा मिल्स का केस आया था, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया था जो चीज़ उन्होंने पहले ही केशवानंद भारती केस में कही थी। वो क्या था? दैट सेड दैट एनी अमेंडमेंट विच इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन can be declared as unconstitutional.
तो अगर किसी भी तरीके का ऐसा अमेंडमेंट किया जाता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करेगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इट मीन्स दैट डीपीएसपी के इन्फोर्समेंट के लिए आप किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर सकते हो। Both fundamental rights and directive principles of state policy are complementary towards each other, and there must be a harmonious construction. This is also very important for pre-point of view कि इस केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस के बारे में बात की गई थी। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन द टू। ओके, सो मिनर्वा मिल्स केस ने दो चीज़ें बोली कि फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है एंड एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस। नाउ उन्नी कृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993, इस केस में it confirmed the केशवानंद भारती case and it was held that fundamental rights and directive principles of state policy are supplementary, as it was held in the केशवानंद भारती case, supplementary towards each other and are not in contradiction. So वही चीज़ जो कि केशवानंद भारती में बताई गई थी, उसी चीज़ को मिनर्वा मिल्स के केस में एंड उन्नी कृष्ण के केस में कंफर्म किया गया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस एक दूसरे को प्रिवेल नहीं करते हैं, पर एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, और दोनों के बीच में एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। नाउ सो दैट वाज द लास्ट स्लाइड। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल्स चाहिए या फिर कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ विजिट आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।